या तो अगर आपको दिख नहीं रहा है कॉम्प्लेक्स तो आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ। आप पिप 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 की अगर आप आवाज सुन रहे हो तो जितनी बार पिप बोलेगा उतनी बार ही क्या हो रहा है, कार्डियक साइकिल चल रही है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी, जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 18 का एक टॉपिक है। देखते हैं बेटा ईसीजी किस तरह से लिया जाता है। ईसीजी में कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते सर ईसीजी में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आपको ईसीजी का ये वीडियो बनाया। लेकिन बेटा हम सबसे पहले देखते हैं ईसीजी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कार्डियक साइकिल का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये मैंने आपको बना रखा है, इसके बारे में आपको सारी चीजें पता है कि ये एक कार्डियक साइकिल। आप लोग देखें हार्ट के अंदर अगर नोडुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, नोड की अगर बात करें, या एक कंडक्टिंग पाथवे की अगर बात करें, तो उस कंडक्टिंग पाथवे के मेन 4 मेंबर होते हैं। जैसे एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड, एक होता है बंडल ऑफ हिज और एक होता है पुरकिंजे फाइबर। और आपको पता है एसए नोड जो कि पेस मेकर है, ये सबसे ज्यादा इंपल्स क्या करता है बेटा, जनरेट करेगा। और एसए नोड जनरेट, ये आपको पता है 72 टाइम इंपल्स जनरेट करेगा पर मिनट। कितने टाइम? 72 टाइम पर मिनट। तो 1 मिनट में 72 टाइम इंपल्स क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। और तो बताओ बेटा एक बार इंपल्स का ड्यूरेशन क्या होगा? तो अगर हम कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकालें तो 60 अपान क्या हो जाएगा, 72 मतलब 0.8 सेकेंड। तो ये होगा हमारा कार्डियक साइकिल का एक ड्यूरेशन। जैसे कि एसए नोड जैसे इंपल्स जनरेट करेगा, हमें सब पता है एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा तो पहले इंपल्स बेटा कहां फैलेगी, पूरे एट्रिया में फैलेगी। एट्रिया के बाद एसए नोड से इंपल्स कहां आएगी, एबी नोड। एबी नोड से बंडल ऑफ हिज से होते हुए कहां, पुरकिंज फाइबर में होकर के कहां पहुंचेगी, वेंट्रिकल में पहुंचती है। तो बताओ अगर ऐसे नोड 1 मिनट में 72 टाइम जो है इंपल्स जनरेट करेगा तो कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकेंड होगा। तो जैसे ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, उस इंपल्स पूरे हार्ट में फैलेगी। पहले बेटा कहां फैलेगी, एट्रिया में। एट्रिया के बाद एवी नोड बंडल ऑफ हिज से होते हुए कहां पहुंचेगी, वेंट्रिकल में पहुंचती है। इसी चीज को हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता, ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी बेटा क्या है, देखना ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंज को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन बेटा जिस मशीन से मेजर किया जाता है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन का नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप यहां बार बार कंफ्यूज होते हो कि सर कई बार हम ग्राम पढ़ते हैं, कई बार हम ग्राफ पढ़ते हैं। यहां थोड़ा बेटा आपको ऐसे याद रखना है, जिस मशीन से आप ईसीजी मेजर कर रहे हो उस मशीन का नाम क्या है, ग्राफ। और जो ग्राफ आपको मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्राम कहा जाता है। तो जो ईसीजी है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से हम लेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मैंने अभी बताया ना कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर क्या क्या चेंज हुआ उसे हम ग्राफ के रूप में जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे ईसीजी। जैसे हम देखते हैं बेटा एसए नोड पहले इंपल्स जनरेट करेगा तो सबसे पहले इंपल्स कहां फैलेगी, एट्रिया में फैलेगी। अब देना इसी को हम ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड ईसीजी अगर हम लेना चाहते हैं, किसी पर्सन का एक स्टैंडर्ड ईसीजी हम लेना चाहते हैं तो पहले हम मरीज को या व्यक्ति को हम मशीन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और अगर हमें उस पेशेंट को मशीन से कनेक्ट करना है तो उसमें मेन 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। उसमें से 3 जो मेन लीड से पेशेंट को हम क्या करेंगे, मशीन से कनेक्ट करेंगे। उसमें 2 लीड कहां लगाई जाती है, उसके ब्रेस्ट रीजन में लगाई जाती है, और 1 लीड कहां लगाई जाती है, उसके लेफ्ट एंकल में लगाई जाती है।
to obtain a standard ECG, patient connect with machine with 3 electrical lead से हम कनेक्ट करेंगे। 2 कहाँ लगेंगी बेटा? 2 लगेंगी ब्रिस्ट में और 1 लगेगी लेफ्ट एंकल में। कंटिन्यूअस हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के बाद हमें एक ग्राफ के रूप में एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलेंगे ECG। हम यहां बेटा हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ECG की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन और भी कई तरह के ECG होते हैं जिसमें कई सारी लीड चेस्ट में और भी लगाई जा सकती है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ECG की। एक स्टैंडर्ड ECG में टोटल 5 वेव्स दिखाई देती है। उन वेव को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P, Q, R, S और T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपका ग्राफ बनना शुरू हुआ, अगर उस ग्राफ में हमें पी वेव अगर हमें नजर आ रही है, अगर पहला प्रोजेक्शन अगर हमें दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं पी वेव, ये क्या बता रहा है बेटा? पी वेव, पी वेव इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे नोड ने इंपल्स निकाली और इंपल्स निकालने के बाद कहां फैली इंपल्स? एट्रिया में, एट्रिया की वॉल पे इंपल्स पहुंच चुकी है। तो बताओ पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? पी वेव रिप्रेजेंट मतलब एक्साइटेशन। क्या बेटा? एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया में एक्साइटेशन हुआ मींस एट्रिया की वॉल पे क्या पहुंच गई? इंपल्स पहुंच गई। और अगर आपको पता है, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, जहां पर इंपल्स पहुंचेगी वहां पर होगा डीपोलराइजेशन। तो हम इसी को बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन। तो क्या हो जाएगा? एट्रिया में क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। तो 2 टर्म आप यूज कर सकते हो, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसके बाद क्या होगा? फॉलोड बाई, यहां पर जैसे बेटा एक्साइटेशन हुआ, पी वेव केवल यह बता रहा है कि इंपल्स ऐसे नोड से निकलकर एट्रिया की वॉल पे पहुंच चुकी है। एट्रिया में एक्साइटेशन होगा, एट्रिया में डीपोलराइजेशन होगा, ठीक ना। और इसके बाद अगर हम बेटा बात करें फॉलोड बाई क्या होगा, इसके बाद उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया में। उसके बाद क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा मींस ऑरिकुलर सिस्टोल होने वाला है। तो पी वेव बेटा ये बताती है, ठीक। अगर पी वेव हमें मिल गई तो हमें ये बात तो कन्फर्म है कि ऑरिकल में इंपल्स पहुंची है और ऑरिकल में क्या हुआ होगा? उसके बाद सिस्टोल हुआ होगा। लेकिन अब हमें बेटा पता है कि यहां से इंपल्स अब कहां आएगी? वेंट्रिकल में आएगी। जैसे इंपल्स वेंट्रिकल में आएगी तो क्या होगा बेटा? वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होगा मींस वेंट्रिकुलर क्या होने वाला है? डीपोलराइजेशन होगा। तो इसलिए हम बेटा ये पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स होता है QRS कॉम्प्लेक्स, एक साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बताएगा कि वेंट्रिकल में क्या पहुंच चुकी है बेटा? इंपल्स वेंट्रिकल में पहुंच चुकी है। जब इंपल्स वेंट्रिकल में पहुंच चुकी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? एक्साइटेशन, या क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। कहां? वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। जो उसके बाद क्या करेगा? जो दोनों वेंट्रिकल में क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ वेंट्रिकल। उसके बाद दोनों वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब QRS कॉम्प्लेक्स अगर हमें मिल रहा है तो इस बात के लिए हम इंश्योर हो सकते हैं कि वेंट्रिकल में इंपल्स पहुंच गई, उसके बाद वेंट्रिकल में क्या हुआ होगा? सिस्टोल हुआ होगा, वो भी दोनों वेंट्रिकल में, ठीक। लेकिन बेटा QRS कॉम्प्लेक्स बता रहा था, जैसे क्यू वेव मिलेगी, क्यू वेव अगर आपको मिलना शुरू हो गई तो वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन है क्यू वेव के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है? स्टार्ट मींस क्यू वेव मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर क्यू वेव अगर आपको मिलने लगी, क्यू वेव के बाद ही वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा? सिस्टोल होना शुरू हो जाएगा। तो क्यू वेव क्या करेगी? क्यू वेव मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल को किसने रिप्रेजेंट किया? पी वेव ने। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को किसने रिप्रेजेंट किया? QRS कॉम्प्लेक्स ने। और अब अंत में आती है टी वेव। टी वेव बेटा क्या बताती है? देखना,
पहले ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। टी वेव ये बताती है, जैसे हमें टी वेव मिलना शुरू हो गई, टी वेव ये बताती है कि जो वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट था, धीरे 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 वेंट्रिकल क्या होने लगा, डायस्टोल होने लगा। मीन्स रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेज टू नॉर्मल स्टेज। पहले वेंट्रिकल क्या था, सिस्टोल था। अब जैसे टी वेव मिली, टी वेव बता रही है कि धीरे 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 वेंट्रिकल क्या हो रहा है बेटा, खुल रहा है। मीन्स वेंट्रिकुलर क्या बता रहा है, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, टी वेव। तो टी वेव क्या बता रही है कि वेंट्रिकल धीरे धीरे जो सिस्टोल स्टेज में था उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। और जैसे टी वेव आपकी खत्म हो जाएगी, वेंट्रिकल पूरी तरह से खुल चुका होगा। ठीक है ना। तो ये बेटा अपन ने देखा टी वेव। लेकिन बेटा एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, वो लाइन सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि वहां पे लाइन ये लिखी गई है कि एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा बताओ बेटा, टी वेव अगर आई नहीं है, जब तक टी वेव नहीं आई है तो वेंट्रिकल पूरी तरह से क्या है आपका, बंद है। और जैसे टी वेव आना शुरू होगी तो धीरे 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 वेंट्रिकल क्या होगा, खुलने वाला। और जैसे टी वेव पूरी तरह खत्म हो चुकी तो वेंट्रिकल पूरी तरह से खुल गया। अब बताओ, अगर वेंट्रिकल पूरी तरह से खुल गया है तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल पूरी तरह से डायस्टोल है, या मैं बोल सकता हूं कि वेंट्रिकल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो यही लाइन लिखता है कि एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर टी वेव खत्म हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ तो बेटा इस तरह से अपन ने ये देखा कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से ये जो मैंने एक आपको ईसीजी दिखाया, ये एक कार्डियक साइकिल का है। मींस 0.8 सेकेंड में ये स्ट्रक्चर आपको बनके दिखेगा। ऐसे बताओ बेटा, हमारे अंदर हर 0.8 सेकेंड में नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल होंगी। तो जब हम ईसीजी की रिपोर्ट लेते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिलता है। देखना, अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसे बार बार ये इस तरह से आपको ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलेंगे। तो बताओ, अगर ईसीजी हम ले रहे हैं तो हमारी लगातार हार्ट बीट चल रही है। लगातार अगर हमारी हार्ट बीट चल रही है तो हर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। हर एक साइकिल में आपको ये प्रोजेक्शन दिखेगा। ये क्या दिख रहा है बेटा, प्रोजेक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो बताओ, अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ही देखते रहे, मान लिया कोई हमारा मरीज भर्ती है और ईसीजी चल रहा है मान लिया टीवी पर, हम उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखते रहे, तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको वहां ये बड़ा सा लाइन दिखाई देगी जिसे हम क्यूआरएस क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो जितने नंबर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, सपोज कर मुझे एक दिखा, इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल हो चुकी है। दो दिखे मतलब दो कार्डियक साइकिल हो चुकी है। जब कार्डियक साइकिल होगी तो वेंट्रिकुलर क्या होगा बेटा, सिस्टोल होगा और ब्लड पूरी बॉडी में पंप होगा। तो अब देना, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट। नंबर ऑफ हार्ट बीट मींस जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे, हमारी हार्ट बीट उतनी बार ही चल रही है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में एक ही क्या होती है, बीट। जब एक बीट होती है तो ब्लड पूरी बॉडी में पंप होगा, जिससे हम पल्स लेते हैं। पल्स रेट कहा जाता है, क्योंकि जैसे वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड जो है आर्टरी के द्वारा पूरी बॉडी में पंप होगा, और आर्टरी में वेव लाइक क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, जिसे हम बोलते हैं पल्स। तो मींस तो नंबर ऑफ हार्ट बीट इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पल्स रेट। नंबर ऑफ पल्स रेट, तो कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर आपको जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं उतनी बार ही क्या चल रही है बेटा, हार्ट बीट चल रही है, और हार्ट बीट बराबर क्या होती है, पल्स रेट होती है। अगर बेटा कई लोगों का, एक लाइन एनसीईआरटी और लिखता है, अगर कई लोगों का आप ईसीजी ले रहे हो तो लगभग एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ईसीजी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, लगभग सेम होगा, रफली सेम होगा। लेकिन 100% ईसीजी अगर पूछता है, 100% क्या सभी का सेम होगा क्या, नहीं, रफली क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से। लेकिन बेटा जब ईसीजी हम लेते हैं
तो आपने देखा होगा, टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, या कई बार आपने मूवी में देखा होगा कि अगर कोई मरीज भर्ती है तो वहां पर ईसीजी भी चलता रहता है टीवी में। तो जब बेटा 1.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो जैसे ऐसे नोट दोबारा इंपल्स देगा तो वहां बार बार मशीन में क्या आता है, वोल्टेज क्या आता है, चेंज। तो हर बार जैसे मान लिया ये एक ईसीजी कंप्लीट हुआ, ठीक, फिर दोबारा इंपल्स आई तो दोबारा ईसीजी आया, फिर दोबारा ऐसे नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहे हैं, उससे आप हार्ट बीट का पता लगा रहे हो। जैसे ही एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी तो मशीन में वोल्टेज क्या आता है, चेंज। और जैसे मशीन में वोल्टेज चेंज आएगा तो आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी, पिप, फिर आवाज आती है पिप, फिर आवाज आती है पिप। तो पिप 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 की आवाज आती है। या तो अगर आपको दिख नहीं रहा है कॉम्प्लेक्स तो आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, आप पिप 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 की अगर आप आवाज सुन रहे हो तो जितनी बार पिप बोलेगा उतनी बार ही क्या हो रहा है, कार्डियक साइकिल चल रही है। तो हम आवाज सुन के भी कार्डियक साइकिल का पता लगा सकते हैं, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखकर भी हम किसका पता लगा सकते हैं कि ना हार्ट बीट का पता लगाया जा सकता है। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, अगर ऐसे नोड हमारा काम करना बंद कर रहा है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, अगर कोई मरीज कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बेटा, हार्ट स्टॉप बीटिंग। अगर हार्ट बीट बंद होने वाली है, ऐसे नोड कोई इंपल्स जनरेट नहीं करेगा तो धीरे धीरे, अब देखना, जैसे इंपल्स जनरेट नहीं करेगा तो पहले आवाज क्या आ रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पिप 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 की आवाज आती थी। अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो ऐसे नोड ने इंपल्स देना कर दिया बंद, और कोई भी मशीन के अंदर वोल्टेज चेंज नहीं आएगा और आवाज क्या आने लगती है, पिप पिप पहले आएगी और जैसे बंद हो जाएगा तो आवाज आएगी पिप 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 पी। और ये जो लाइन होगी, जैसे आप देख रहे थे ना बार बार ऐसे ऐसे, ये धीरे धीरे ये लाइन भी छोटी होती जाएंगी और जैसे आदमी की डेथ हो जाएगी ये लाइन सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना तो ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा। तो अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है तो वहां पिप पिप की आवाज नहीं होगी, पी की आवाज आएगी और मशीन बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ये तो बेटा जितना एनसीईआरटी वाला पोर्शन था वो मैंने आपको ईसीजी के बारे में कवर कर दिया। आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम बेटा इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि द डायग्राम गिवन बिलो द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, देन क्यू वेव रिप्रेजेंट। बताओ बेटा पी वेव यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने यही बताया ना, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है कि ऑर्किल में एट्रिया में एक्साइटेशन हो रहा है, जिससे एट्रिया में क्या होगा, जिससे एट्रिया में होगा कॉन्ट्रिक्शन होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ बोथ दी एट्रिया, यही ऑप्शन सही है, जिससे दोनों एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होने वाला है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब कह दो कि सर यहां पर ये भी तो सही लग रहा है कि बिगिनिंग ऑफ दी सिस्टोल, हाँ सिस्टोल तो है लेकिन काय का सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कुछ मेंशन नहीं किया ना। यहां क्या मेंशन किया, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ बोथ दी एट्रिया, यहां केवल सिस्टोल लिखता है, लेकिन ऑर्किल का सिस्टोल हो या वेंट्रिकल का सिस्टोल इसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए क्योंकि पी वेव केवल और केवल ऑर्किल में सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से बेटा ये अपन ने आज क्या पढ़ा बेटा, ईसीजी के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।